है उन्हीं को बचाने की कोशिश होगी और क्या होगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को बिल्कुल इनकार किया और कहा कि अदालत बंद होने से पहले 12 तारीख को ये सारी इत्तला जो है होनी चाहिए। हम भी देखें किसको कितना मिला, क्योंकि हमें इतना कम मिला कि वो ना होने के बराबर है। हम इलेक्शन कमीशन के लिस्ट में ही नहीं आए, हमें इतना कम मिला। अब मैं जानना चाहता हूं कि हमसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन है और कितना मिला उनको। उमर साहब, महबूबा मुफ्ती पार्टी की तरफ से कुछ लीडर्स ने कहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सीट्स नहीं देती है साउथ कश्मीर वाली या कोई नहीं बनता है इसके बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में, तो महबूबा मुफ्ती सीधे आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी जितने नहीं दिया जाएगा। एक तो ये बड़े अफसोस की बात होगी क्योंकि इंडिया अलायंस पर्सनालिटीज के बारे में नहीं था। अगर वो अपने नुकसान कराए तो ठीक है, अगर वो पूरा इंडिया अलायंस का नुकसान कराना चाहती है तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं। जहां तक वो सीधा मेरे खिलाफ जो है इलेक्शन लड़ने के बारे में बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये भी नहीं पता कि मैं इलेक्शन लड़ भी रहा हूं या नहीं। उसके बाद मुझे ये नहीं पता कि मैं कहां से लड़ रहा हूं। अगर ये तय होता है मेरी पार्टी की तरफ से कि मुझे लड़ना है, उसके बाद जिसकी मर्जी है आके लड़े। मैं कौन होता हूं किसी को रोकने पे। आप आइए, ये आए, कोई भी आ जाए, जमहूरियत है, खुली छूट है कि जो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहे वो आजमाए। मैंने कभी किसी इलेक्शन को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है। हर कोई इलेक्शन मुश्किल होता है, मैंने इलेक्शन जीते भी हैं, हारे भी हैं। महबूबा मुफ्ती जी के आने से मेरा काम कोई ज्यादा आसान या कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए जो भी इलेक्शन है वो मुश्किल होता है। और जितनी मेहनत मैं उनके मैदान में होते हुए करूंगा, उतनी मेहनत मैं उनके ना होते हुए भी करूंगा। मुझे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। आपने कहा कि इस मौजूदा माहौल के अंदर आप विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपका बयान जो आया है, तो क्या अगर आपकी पार्टी विधानसभा में अक्सरियत में आती है तो आप चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे? अब अगर मैं एमएलए नहीं बना तो चीफ मिनिस्टर कैसे बनूंगा? सीधी सी बात है ना। अपर हाउस तो है नहीं हमारे पास, है 6 महीने बाद भी तो लड़ सकते हैं। 6 महीने के अंदर इलेक्शन। उमर साहब, अगर मुझे 6 महीने बाद लड़ना होता तो मैं पहले ही लड़ता ना। फिर मैं क्यों नहीं लड़? फिर क्या? फिर मैं लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं कि उसी असेंबली में फिर क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मैं जा रहा हूं, नहीं बना तो मैं बाहर रहूंगा। मैंने जैसे आपसे कहा, मैं बार बार ये बात दोहराता हूं, मुझे इन हालात में और इस माहौल में और इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी पोजीशन है, इसमें मैं विधानसभा में जाने के लिए तैयार नहीं हूं। सीधी सी बात है। उमर साहब, बीजेपी एमपी अनंत कुमार हेगड़े ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि 400 सीटें चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल में बदलाव करने के लिए। इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? मैंने उनका ये बयान सुना नहीं है। दिया होगा तो ठीक है, मुझे नहीं पता वो कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन मैंने उनका ये बयान सुना नहीं है। और अभी तक तो वो सिर्फ 370 की बात कर रहे थे, अब 400 पे आ गए हैं, पता नहीं कितना और आगे जाएंगे। अमित शाह जी ने अभी कहा है कि सीए भी लाएंगे इलेक्शन से पहले, उसके लिए जो प्रावधान है वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, उसको लाएंगे। किस तरह से इस चीज को अभी तक लाया क्यों नहीं? किस चीज का इंतजार था? जरा जो पहाड़ी रिजर्वेशन का नोटिफिकेशन है जरा वो भी निकालिए ना। हम भी जानना चाहते हैं आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, किन किन को आप पहाड़ियों में शामिल कर रहे हैं। अभी मैं कई अपने पहाड़ी साथियों के साथ आज मुलाकात कर चुका हूं, सब परेशान है। कोई नहीं जानता है कि कौन पहाड़ी होगा कौन नहीं होगा, रिजर्वेशन का क्या प्रोसेस होगा, किन लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। जरा पहाड़ी रिजर्वेशन का भी, सीए के साथ पहाड़ी रिजर्वेशन का भी आप एसआरओ निकालिए। क्यों नहीं निकाल रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि आप जो कर रहे हैं पहाड़ियों के लिए वो उनके फायदे की बात होगी नहीं, और आप इलेक्शन से पहले उनको धोखा देकर उनके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इलेक्शन के बाद आप ये नोटिफिकेशन निकालेंगे जबकि उनको आपने धोखा दिया होगा। इलेक्शन से पहले निकालिए नोटिफिकेशन, ताकि हमें भी पता चले कि जो पहाड़ियों का रिजर्वेशन का आप डंडोरा पीट रहे हो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, कहां से आएगा ये 10%। कहीं ऐसा ना हो कि 10% देने के लिए आप आरबीए और एएलसी काट रहे हो, तो 10% देने के लिए इनके 20% कटेगा। लाइए सीए, उसके साथ ये जो पेंडिंग है पहाड़ी एसआरओ भी लाइए, ताकि हम भी देखें
कहाँ से आ रहा है ये पहाड़ी रिजर्वेशन, क्योंकि हमें कई सारे खदशात हैं इसको लेके, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में। मुझे लगता है कि पहाड़ियों को बहुत बड़ा धोखा दिया जाएगा, और इसलिए इलेक्शन से पहले आप सब बैठे हैं, कैमरा है, मैं आपसे कह रहा हूँ इलेक्शन से पहले ये पहाड़ी का SRO नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर SRO निकला पहाड़ियों को पता चलेगा कि उनको इसमें से कुछ नहीं निकलना है, तो ये हवा बना रहे हैं रिजर्वेशन का, नुकसान होगा जब SRO निकलेगा इनका। इलेक्शन से पहले ये SRO नहीं निकालेंगे। उमर साहब, अलायंस ना करने की वजह PDP के साथ ये भी है कि NDA के साथ PDP... अब हम किसने कहा अलायंस में हम नहीं कर रहे हैं? हमारे पास सीट देने की गुंजाइश नहीं थी, हमने अलायंस नहीं तोड़ा। हमने कहा ना इन 6 सीटों में 3 सीटें पहले से ही अलायंस में हैं, 3 सीट और हैं। उन 3 सीटों पे जो मुझे अभी लगता है PDP के जीतने की गुंजाइश कम है, जम्मू, उधमपुर और लद्दाख में गुंजाइश कम थी। अलायंस हमने नहीं तोड़ा। हमने कब कहा कि हम अलायंस में नहीं हैं या हम अलायंस तोड़ रहे हैं? हम तो आज भी कहते हैं कि इंडिया अलायंस को कामयाब करिए, हम पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए, अपने असेंबली इलेक्शन के लिए अपने दरवाजे खुले रखेंगे। सज्जाद लोन ने आपको टारगेट किया। उन्होंने कहा कि उमर साहब को बताइए कि आपने जब जीता था तो 40,000 कुछ वोट मिले थे। उनका एक कल आया है वीडियो, उनका बाइट आया है, वो कह रहे हैं कि उस सवाल पे जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था कि जो महबूबा जी वो 3रे नंबर पे आई थी, उन्होंने कहा कि इससे क्या है, उनको ये बताइए कि उनको जब इलेक्शन में उन्होंने जीता था वो भी 40,000 कुछ वोट्स आए थे, तो आए थे ना 40,000। वो कह रहे हैं कि ये मापदंड नहीं हो सकता है कि आप यार इलेक्शन में अगर वोट मापदंड नहीं होता फिर क्या होता है? What else do you count in election other than votes? What is he? He is the candidate from North Kashmir. What is he going to count? Is he going to ask people to put their hands up? Is he going to take a voice vote? What do you count in an election? As far as I know, I fought a few. All you count is the ballots in the ballot box or in the machine. There is no other way of counting. So, I mean, what ridiculous notion is this, that you don't count votes? That is no indicator. What is an indicator then? सजाद लोन साहब खुद लड़ रहे हैं वहां पे, वो मुझे बताए ना, what is he going to use to indicate? उमर साहब जिस इशारे पे वो बात कर रहे हैं क्या आपको लगता है? उमर साहब जिस अनंतनाग मत मुझे हेडलाइनों में डालिए ना। उमर साहब जिस अनंतनाग लोकसभा सीट को लेकर इंडिया अलायंस के बीच में खींचतान हुई और अब वो टूट के कगार पर भी पहुंच चुकी है, क्योंकि PDP ने कहा है कि हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम इलेक्शन जो है वो लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की भी नजर जो है कश्मीर घाटी में एंटर करने को उसी सीट पर लेकर आए। जिस तरीके से डिलिमिटेशन में सीटों को चेंज किया गया, रजौरी पुंछ को उसके साथ मिलाया गया, पहाड़ियों को अभी रिजर्वेशन दिया गया, आपको लगता है कि जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई है, इंडिया ब्लॉक में जो फूट पड़ी है, उससे वो कहीं ना कहीं कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं। Mr. Abdullah, अपनी पार्टी and Democratic Progressive Azad Party, they are repeatedly attacking National Conference PDP, and if you see the statements that are coming from their rallies also, they are saying that PDP and National Conference have been fooling the people of Jammu and Kashmir by raising slogans like self-rule, autonomy, and ultimately nothing has happened. They are fooling the people of Jammu and Kashmir. Your reaction? And your question is? Your reaction to that? I don't have one. I would like to see the same parties that you mentioned attack the BJP with even half the ferocity that they attack the National Conference. That in itself tells you their agenda. Who knows this better than you? Every time you need a statement, you go running to them. You know better what their agenda is. I should be asking you, not you asking me. We know what their agenda is. चुनाव होंगे, आपको क्या लगता है कौन से वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों को लिए आप लोग लेके जाएंगे सामने? इलेक्शन होने दीजिए, हमारी तकरीरें शुरू हो जाएंगी, उससे आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि लोकसभा चुनाव तो आ रहे हैं ना। तो जब हमारा कैंपेन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, हम सारे जो इश्यूज हैं, जो मुद्दे हैं, वो हम लोगों के सामने रखेंगे। मैनिफेस्टो हमारा ज्यादा डिटेल्ड पार्लियामेंट के लिए नहीं होगा, और वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस साल असेंबली के इलेक्शन होने ही हैं। हम अपने मुखालिफों को अपना जो कैंपेन स्ट्रैटेजी है वो पहले से ही प्लेट पे नहीं देना चाहते हैं। पार्लियामेंट के जो रेलेवेंट इश्यूज हैं वो हम अभी उठाएंगे, लेकिन
ज़्यादातर जो हमारे जो मेन इश्यूज हैं वो हम असेंबली के इलेक्शन के लिए रखेंगे। आजाद साहब कांग्रेस छोड़ के अलग पार्टी में हैं, अल्ताफ बुखारी अलग पार्टी बनाकर है, सजाद लोग, क्या लगता है इन तीन लोगों के पार्लियामेंट इलेक्शन में आने से कोई खास फर्क पड़ेगा? क्योंकि पहले तो कंपटीशन देखा जाए तो तीन पार्टियों में होता था, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। वोटर इतने बेवकूफ नहीं हैं, वो जानते हैं क्या हो रहा है। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब गुलाम नबी आज़ाद साहब वज़ीर आज़म की तारीफ़ करते हैं और फ़ारूक अब्दुल्ला की मुखालफत करते हैं, इस बात के बावजूद कि फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने उनको 2 बार राज्यसभा में भेजा, जबकि उनकी अपनी पार्टी उनको उस वक्त राज्यसभा में भेजने के लिए तैयार नहीं थी, तो लोग जानते हैं ये क्या हो रहा है। और वोट आने पे ये सब चीज़ें जो है ये क्लियर हो जाएंगी। आज़ाद साहब कहते हैं कि आप लोग उनको ये कह रहे हैं कि आप बी टीम हो, सी टीम हो। वो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, उन्होंने तो उनके साथ एंजॉय किया पावर। वो ए टीम। अरे आज़ाद साहब ने भी हमारे साथ पावर एंजॉय किया, भूल गए वो? जब मुफ्ती साहब को हटाने के लिए वो रोज हमें फोन करते थे 2005 में, 2005 में, जब वो 3 सालाना वाली बात चल रही थी। मुझे याद है ना आप किस तरह वो फोन कर रहे थे। आज़ाद साहब हमारी मेंबरों की बदौलत राज्यसभा में पहुंचे, भूल गए वो? मुझे अच्छी तरह से याद है किस तरह मैडम शमीमा जी ने उस वक्त फोन करते हुए फारूक साहब के साथ वो फोन पे रो पड़ी, शुक्रिया करते हुए कि आपने दोबारा गुलाम नबी आज़ाद साहब को एक नई सियासी जिंदगी दी। वो ना, अब चलिए वक्त बदल गया, वो भी बदल गए, अब नए हालात बन गए हैं, उनकी नई मजबूरियां हैं, लेकिन उनको भूलना नहीं चाहिए कि उन्होंने भी हमारे वजह से काफी एंजॉय किया। 12 साल हमारी वजह से राज्यसभा में रहे, एंजॉय किया। जिस घर में वो आज रह रहे हैं दिल्ली में, वो भी हमारे वजह से आज भी वो एंजॉय कर रहे हैं, जिस पे वैसे तो उनका कोई हक नहीं बनता था, लेकिन किस वजह से उनको दिया गया। मुझे याद है कितनी जल्दी फारूक अब्दुल्ला साहब को अपने मकान से निकाला। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेकर, अब उसके रिवर्सल्स के चांसेस जो है वो लगभग खत्म हो चुके हैं, तो क्या ये माने कि इस बार जो इलेक्शंस होने उसमें आर्टिकल 370 इतना बड़ा नहीं, क्यों नहीं होगा? मुझे बताइए ना, जब सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेके इसको हटाने वाले जो हैं वो हारते रहे, क्या बीजेपी ने मुद्दा छोड़ा? हारे ना इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट में 370 और 35A को लेके। और ठीक है ना, अब इस बार हम हारे, ये जरूरी है कि बार बार हारते रहेंगे? जब बीजेपी के पास कुल मिला के लोकसभा में 2 मेंबर थे, क्या उन्होंने ये मुद्दा छोड़ा? नहीं छोड़ा ना। आज चलिए ठीक है, हमारे हक में माहौल नहीं है, तो ये क्या हम मान के चलें कि कभी नहीं होगा? अगर यही होता तो फिर बीजेपी वाले बहुत पहले ही ये मुद्दा छोड़ देते। तो जुडिशरी नहीं तो फिर लेजिस्लेचर के तरीके से इसको वापस लाने की कोशिश की जाएगी? मैंने सिर्फ आपसे इतना ही कहा कि ये आप मत कहिए ना कि मुद्दा ही नहीं रहा, क्योंकि अगर हमारे लिए ये मुद्दा नहीं रहा तो इनके लिए कैसे रहा था? हम क्यों नहीं इस पे बात कर सकते हैं? और मुझे बताइए ना, ये जो 370 हटाने का मकसद क्या था? कि जम्मू कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ बराबरी पे लाने पे। तो लद्दाख पे क्या अलग बात चल रही है? Why 371 for Ladakh then? Why not 371 for Jammu and Kashmir also? आखिरकार हम एक ही रियासत से अलग हो गए, हमारे भी कंसर्न्स हैं, हमारी भी आइडेंटिटी है, हमारे भी मतलब नौकरियां हैं, जमीनें हैं, कल्चरल है। अगर उनके लिए और उनके साथ 371 पे, तो हम कहीं ना कहीं हम पे भी, हमारे साथ भी, तो हम भी इन इश्यूज को जिंदा रखेंगे। और इन पे आगे जाके बीजेपी को कितने साल लगे? 30, 35, 40, 50? मुमकिन है मेरी जिंदगी में नहीं होगा, हो सकता मेरे बाद हो। लगता है जो कश्मीर में जो अभी बदलाव दिख रहा है, वो बदलाव के बाद कश्मीर के लोग इस मुद्दे को फिर वापस वो करना चाहेंगे, क्योंकि जो अभी क्लेम किया आपको जाता क्या है, बदलाव दिखता है ना? जो क्लेम किया जाता है कि कश्मीर इस वक्त टेररिज्म से आजाद है, सेपरेटिज्म से आजाद है, आपका क्या है? मुझे तो नहीं दिखता। मुझे बताइए ना, कौन सा ऐसा हफ्ता 10 दिन है जिसमें कोई इंसिडेंट नहीं होता? उल्टा जिन इलाकों को हमने टेररिज्म से आजाद किया था, वहां पे दोबारा टेररिज्म आपको देखने को मिल रही है।
पूछिए मेरे रजौरी पुंछ के साथियों से, 5 बजे के बाद तो वो पहाड़ी क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां सिक्योरिटी का इतना टाइट अरेंजमेंट रखा हुआ है, क्योंकि वहां मिल्टन सी दोबारा उभर के आई है। अगर इतने ही हालात बेहतर होते और जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लोग इतने हालात को लेकर खुश होते, क्या वजीर आजम साहब को जबरदस्ती उनके जलसे में गवर्नर साहब को सरकारी मुलाजिम लाने होते? आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं ना। सुबह के 3 बजे लोगों को घर से घसीट के निकाला गया, बसों में डाल के वहां जलसे में लाया गया। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल दिखाया कि वो सरकारी मुलाजिम है। जे.एन.के बैंक वाले तो जे.एन.के बैंक की टोपियां पहन के जलसे में बैठे हुए थे, उन्होंने छुपाने की भी कोशिश नहीं की। अगर वाकई लोग इतने खुश हैं तो वो अपनी मर्जी से आए होते हैं, सरकारी मुलाजिमों को घसीट के वहां लेने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी से आपको पता चल जाता है कि वाकई लोग कितने खुश हैं और कितने नहीं हैं। लद्दाख में जो हो रहा है, लद्दाख में जो हो रहा है, सेपरेटिज्म और पत्थरबाजी जो है उस पर लगाम लगाने में कामयाब हुई सरकार। तब पत्थरबाजी पे कुछ कमी आई है। सेपरेटिज्म आप किस तरह से तोलते हो? आपको पता है लोगों के दिल में क्या है? हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इस तरह से एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अपने आप में सिर्फ सेपरेटिज्म नहीं है ना। जो लोग वहां जो लोग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करते थे, आप मान के चलते हैं कि वो मेन स्ट्रीम में है अब? मुझे नहीं पता कि उनमें से कितने मेन स्ट्रीम में आ गए हैं और कितने अभी भी अलायदगी पसंद है, कह नहीं सकते। सर अभी आपने जेके बैंक का जिक्र किया। प्रधानमंत्री की रैली में प्रधानमंत्री ने जेके बैंक को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि किस तरीके से जब यहाँ पे सरकारें थी वो डाउन था और जब हमारी सरकार आई तो उसको प्रॉफिटेबल लाया गया। तो हमारे वक्त में भी प्रॉफिटेबल था, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया हमारे वक्त में। कंपनियों में ये होता है उतार चढ़ाव। मुझे कोई ऐसी कंपनी दिखाइए ना जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाते हैं। कितने अभी पब्लिक सेक्टर आपके बैंक्स हैं जिनकी हालत खराब है। इकोनॉमिक अपस्विंग डाउनटर्न ये रहता ही है, लेकिन हमारे दौर में भी जे.एन.के बैंक का अच्छा खासा प्रॉफिट था। जहां तक रही बात और चीजों की, वजीर आजम साहब ने वही जो उनका जो पुराना अंदाज है उस अंदाज में बात की। हम तो इंतजार कर रहे थे कि कोई नई बात होगी, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दोबारा वापस देने की बात। हमें तो कहा गया था कि ये प्रॉमिस होगा। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे चलाया था कि प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और कहेंगे ये मोदी का वादा है स्टेटहुड। कुछ नहीं, हमने सोचा था कम से कम जम्मू कश्मीर में दोबारा जमहूरियत कायम करने पे बात होगी। यहाँ तो देखिए ना, एक एक करके जमहूरी ढांचे जो हैं उनको खोखला किया गया है। अब आपकी म्यूनसिपैलिटियां नहीं हैं, पंचायतें नहीं हैं, सरपंच नहीं है, लोकसभा ये असेंबली नहीं है। हम तो इस चीज का वेट कर रहे थे, नौकरियों के लिए, डेली वेजरों के रेगुलराइजेशन की बात, बिजली, नए प्रोजेक्ट्स, हम इन चीजों का वेट कर रहे थे, नहीं आया। Mr. Abdullah, when will be the final, seat sharing, agreement will take place, and when is it going to be announced? I don't know. I don't have a timetable for you. लद्दाख में We are, as far as we are concerned, we are done. Now, it's not for us to tell the Congress who their candidate should be. Are you giving Ladakh to Congress? लद्दाख As far as I don't know what will happen there, but as far as I understand, there is a move to have a uniform and united candidate, cutting across party lines, not just NC and Congress, but others also. So someone from Ladakh के लोग someone from the civil protest कर रहे society. I can't say. That's for the local leaders in Kargil to decide. लद्दाख के लोग अनशन कर रहे हैं दिल्ली में स्टेटहुड के लिए और बाकी इश्यूज पे। आपको क्या लगता है, क्या अब अगर उनको स्टेटहुड चाहिए था, 370 की प्रोटेक्शन चाहिए थी, तो फिर जाने का क्या था? फिर जाने का क्या मतलब ना? उस वक्त तो यूटी मांग रहे थे, अब यूटी की तसल्ली हो गई। फिर क्या था यूटी में? 5 अगस्त 2019 को ऐसे बंगोले फाटे गए, वहां पे मिठाइयां बांटी गई, कहा कि अब हमारा सपना पूरा हो गया। 5 साल में ही तसल्ली हो गई। अब किस लिए स्टेटहुड? स्टेटहुड था आपके पास 370 की प्रोटेक्शन भी थी, आपकी जमीनें, आपके नौकरियां, आपकी आइडेंटिटी, कल्चर, सारा कुछ महफूज था। आप उस वक्त खुश नहीं थे। अब आपके हालात उनके सामने हैं।
हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये गलती मत करिए, जम्मू कश्मीर से आप अलग हो जाओगे लेकिन बहुत मुश्किल होगा। बदकिस्मती से हमारी बात सही साबित हुई। उमर साहब, अगर Last one. जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन अगर इस बात को कहती है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर में नॉर्मल्सी हुई है, खासतौर पर कश्मीर घाटी में नॉर्मल्सी हुई है, बॉलीवुड रिवाइव हुआ है, टूरिज्म बहुत बड़े स्केल पर इस समय कश्मीर घाटी के अंदर आ रहा है, पत्थरबाजी कम हुई है, सेपरेटिज्म कम हुआ है, अगर ये नॉर्मल्सी की इंडिकेशन नहीं है तो आपके नजर में नॉर्मल्सी के इंडिकेशन, और ये सब 370 की बदौलत, उनका कहना है। तो मुझे बताइए ना, अब इससे पहले जब बॉलीवुड की फिल्में वहां बनती थी वो क्यों बन रही थी? उस वक्त भी 370 था, जब राजेश खन्ना और ये बाकी सारे फिल्म स्टार वहां पे, शर्मिला टैगोर और शमी कपूर और ये सब वहां के नाचते थे, वो क्यों आ रहे थे? तब तो 370 था, नहीं आना चाहिए था। उस वक्त उनको कोई आपत्ति नहीं थी, उस वक्त उनको 370 के हटने की जरूरत नहीं थी। जब लाखों में फॉरेन टूरिस्ट आते थे 89 से पहले, वो क्यों आ रहे थे? उनको नहीं आना चाहिए था ना, 370 है। मैं कह रहा हूं ना, चलिए जहां तक पथराव का सिलसिला है उसमें कमी आई है, अब क्यों आई है उस पर हम बहस कर सकते हैं, कैमरा के सामने बहस करने की जरूरत नहीं है। कितना पकड़ धक्कड़ चल रहा है वहां पे वो आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन ये कम से कम मुझे मत कहिए ना, टूरिज्म कौन सा बड़ा नंबर आया है? उन्होंने गिनने में अब नया सिलसिला शुरू किया, आप लोग पूछते ही नहीं हो। उनको अचानक 1 करोड़ 30 लाख टूरिस्ट नजर आते हैं, और नजर आएंगे ही जब वो यात्री गिनते हैं। इसमें 1 करोड़ से ज्यादा तो माता वैष्णो देवी के यात्री हैं, उनको निकालिए तो 30 लाख पे नंबर आ जाता है। अमरनाथ जी के यात्री निकालिए, नंबर वहीं पे आ जाता है जहां हमने छोड़ा था। अब थोड़ा सा आप अकल इस्तेमाल करके देखिए, अगर हमारे दौर में 20-25 लाख टूरिस्ट और इनके दौर में 1 करोड़ 30 लाख, ये जा कहां रहे हैं, रह कहां रहे हैं? क्योंकि अगर 5 गुना ज्यादा टूरिस्ट आए हैं, इसका मतलब यह है कि 5 गुना ज्यादा अब कमरे होंगे, गाड़ियां होंगी, टैक्सी होंगे, फ्लाइट्स होंगे। जम्मू शहर है ना, 5 गुना ज्यादा होटल बने, 2-3 नए होटल बने होंगे, उससे ज्यादा नहीं। गुलमर्ग में 1 नया होटल नहीं बना है 2014 के बाद, पहलगाम में 2-4 बने होंगे, श्रीनगर में वही ललित और ताज और 1 आध नया रेडिसन बना है। अगर 5 गुना ज्यादा टूरिस्ट आए हैं, कहां रह रहे हैं? कहीं तो रह रहे होंगे। ये धोखा और बदकिस्मती से माफी चाहता हूं, लेकिन आप लोगों की भी अब आदत गई है सवाल पूछने की। ज्यादातर हुकूमत वाले आपको मौका ही कब देते हैं ना।